थैंक यू सर, थैंक यू। तशरीफ रखें प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी बहन जो आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से भुट्टो के सिपाही को आपने ये एजाज़ बख्शा और इज़्ज़त बख्शी। आज हम जिस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बहुत नहायत सीक्रेट किस्म का हमारा मिशन है और वो उन शहीदों की याद में हम इकट्ठे हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि सारा ख़ानदान ही इस मुल्क कौम के लिए और काज और कंट्री के लिए कुर्बान हो गया। जहाँ तक मीर मुर्तज़ा के कत्ल से शुरू हों कि उससे पहले भी हों, मुर्तज़ा के पहले भी शाहनवाज़ को जिस तरह कत्ल किया गया वो भी आप जानते हैं। वो भी एक बैनुल-अक़वामी साजिश के ज़रिए हुआ, खा उसकी बीवी के ज़रिए कत्ल किया गया, लेकिन आपको पता है कि वो बीवी कहाँ आई थी और उस बीवी का बाप कौन सा आया था, वो भी अमेरिकन डिप्लोमेट था की। तो ये सारी साजिश उनके ख़िलाफ़ हो रही है और उनकी साजिश का असल वजह ये थी कि वो जो चेंज लाना चाहते थे उसमें हेजामनी कैपिटलिज़म की और बैरूनी कुव्वतों की नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसने जो नारा दिया था कि हम अपने आप पर डिपेंड करेंगे और हम उनका राज लाएंगे जिनका मुल्क है कमा के खाने वालों का, राज होता है लूट के खाने वालों का। और जब तक ये रिवर्स नहीं होता और इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। आप इससे एग्री करेंगे कि हमारा मुल्क कमा के खाने वालों का है और हमारा राज शुरू से लेकर कायदे-ए-आज़म के बाद लूट के खाने वालों के हाथ रहा है कमो बेश। अब उसकी वजह यह है कि ये जो रूलिंग क्लास है इसको आप अच्छी तरह पहचानें, ये आपकी आवाम की दुश्मन है। ये रूलिंग क्लास जो स्टेटस को चाहती है, इनका मिशन ये है, मकसद ये है कि ये निज़ाम यही रहे और बारियां बदलती रहें ताकि हमारा काम चलता रहे। और ये लूटोक्रेसी के हामी है, डेमोक्रेसी के हामी नहीं है। और ये इस रूलिंग क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि सारी पार्टियाँ कुछ कमोबेश एक जैसी हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं है। सारे एक्सप्लॉइटर ही है और मैं समझता हूँ कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने मफादात की प्रोटेक्शन है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कानून मुल्क का है या सारा कुछ है वो भी उस तबके की को प्रोटेक्ट करता है। अब मसलन ठीक है, आइन 1973 का बनाया, मैं ख़ुद उस आइन साज कमेटी का मेंबर था जिसने 1973 का आइन बनाया। और ये भुट्टो साहब का कमाल था कि यूनानिमसली सारी पार्टियों की उसमें कंसेंट ले ली। ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये बाद में भी मार्शल लॉ कई लगे लेकिन वो आइन नहीं ख़त्म कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि दोबारा वो उस कंसेंसस से बन ही नहीं सकता। कोई माई का लाल बना ही नहीं सकता। वो उसकी डिप्लोमेटिक स्किल थी जिसने वो काम किया, वरना बेआइन था हमारा मुल्क। आइन ही जिस मुल्क में नहीं है वो मुल्क क्या होता है? तो लेकिन अच्छा उसके और बड़े बेशुमार कारनामे थे। उसने उस वक्त उसको मुल्क दिया गया जब मुल्क ख़त्म हो चुका था, फ़ौज वहाँ पड़ी हुई थी 92,000 और मुल्क आधा चला गया था। और फिर ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसके गले में डाल के भाग गई, ख़जाने खाली, डीमोरलाइज कौम। और फिर जिस तरह उसने इसको रिहेबिलिटेट किया, जिस तरह उसने कंसेंट अपनी ली, फिर एक साल के बाद जो नया अबूरी दौर उसने अबूरी आइन बनाया, फिर उसने इस्लामिक समिट बनाई, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, उसमें भी डेलीगेशन में मैं था। हमारे पास उस वक्त क्या था जब भुट्टो से शिमला कॉन्फ्रेंस में गए थे? क्या हम डिमोरलाइज नहीं थे? क्या हमारी फ़ौज उनके कब्ज़े में नहीं थी? क्या हमारे हुए नहीं थे? क्या ख़जाने खाली नहीं थे? क्या पूरी कौम डिमोरलाइज नहीं थी? लेकिन भुट्टो साहब ने उनके साथ जो डिप्लोमेटिक स्किल से वो काम किया, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मेरा पहले वो सियासी बाप है, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद तो मैं उसका पक्का मरीद बन गया। और उस वक्त जनाब उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि ये कश्मीर का जो बॉर्डर लाइन है इसको ये यानी कंट्रोल लाइन है उसको बॉर्डर कर लें। भुट्टो साहब ने कहा, बाबा मैं पाकिस्तान का केस लेकर आया हूँ, मैं ये बामी चाहता हूँ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेरा मिशन है और मैं इलेक्टेड हूँ, 7 करोड़ का अभी भी मैं लीडर हूँ। यूनानिमसली उन्हें मुझे भेजा है और तुम भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, हम भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब ये वाली बात नहीं है। और तरक्की ना तुम कर सकते हो ना हम कर सकते हैं जब तक पीस ना हो। पीस इज ए मस्ट, पीस इज डेफिनेटली मस्ट जब तक प्रोग्रेस आप नहीं चाहते। और उसके बाद ये मामला जो कश्मीर का आप लेके बैठे हैं, कश्मीरी तो यहाँ है ही कोई नहीं, वो पार्टी नहीं है, हम उनका क्या फैसला कर सकते हैं? लिहाजा उन्होंने बड़ा जोर लगाया लेकिन भुट्टो साहब नहीं माने। आखिर उन्होंने अपना 5,000 मुरबा मील इधर से भी लिया, फ़ौज को भी वापस लाया, फ़ौज पर मुकदमा भी नहीं चलने दिया। और उसके बाद आने के बाद इस्लामिक समिट बुला के उसने कहा कि हम अकेले नहीं हैं,
ये 40 सरबरान इस्लामी कॉन्फ्रेंस के हम बैठे हुए हैं। उस वक्त मैं पंजाब गवर्नमेंट था और मैं उसका आई विटनेस हूँ, बल्कि मेरी एक अल्लाह की मेहरबानी से एक प्रिविलेज समझ लें कि उस वक्त चीफ गेस्ट जो थे शाह फैसल थे और मैं उनका मिनिस्टर ऑन वेटिंग था, इसलिए अंदर बाहर सारा कुछ वहाँ मेरे तो कोई नहीं थी। मैं कहता हूँ वो फार्मूला जो इनर कोल ने वहाँ बनाया था वो आज भी वैलिड है। और फैसले सर ये हुए थे कि कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम होना चाहिए, कॉमन बैंक ऑफ मुस्लिम होना चाहिए, कॉमन डिफेंस ऑफ मुस्लिम होना चाहिए और मुसलमानों के पास एटम बम होना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल का और फिर शाह फैसल और कदाफ़ी ने उसके में मनी वाइज उन्होंने कमिटमेंट दी थी और सारा कुछ, और वो उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़िम्मे लगा था ये आखिरी जो आइटम था, और उसने फिर बना के दिखा दिया, उसने बना के दिखा लिया। और मुझे पता है और आपको भी पता है उसकी कत्ल का असर जब ये था कि उसने ये एटम बम बना के उसको आके कैसेंजर ने वहाँ गवर्नर हाउस में, शायद खान साहब भी वहाँ होंगे, वहाँ गवर्नर हाउस में, पंजाब गवर्नर हाउस में कैसेंजर को दावत दी गई और वो उसने उस वक्त कहा कि तुम बाज आ जाओ भुट्टो, हम सब जानते हैं जो चलाकियाँ हो रही हैं और अगर तुम इस एटम ये प्रोग्राम से बाज ना है तो यू विल बी मेड हॉरेबल एग्जाम्पल बिफोर द वर्ल्ड। और भुट्टो साहब ने कहा था जो मेरे मुल्क के लिए ज़रूरी है, आई विल डू दैट कम व्हाट मे, और उसने बना के दिखा दिया। और आज आपके पास अगर एटम बम ना होता, और दूसरी बात उसने जो की चाइना के साथ दोस्ती, उसकी फाउंडेशन में भी उसी ने काम किया। आज खुदा के बाद, अल्लाह की मेहरबानी के बाद, अवाम की हिमायत के बाद सबसे बड़ा जो हमारा डिफेंस है वो उस एटम बम का है और उस चाइना दोस्ती का है। उस चाइना दोस्ती को वो विजनरी था, वो देख रहा था, वो जानता था कि आइंदा आने वाले वक्त में कौन सुपर पावर होगी। हमारे वो हमसाए भी हैं और वो रियल सुपर पावर भी हैं और सियासी लिहाज से और हर लिहाज से हमारे बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भुट्टो विजनरी को इस तरह ज़ाया कर देना और इन बगलोलों के हाथों, इन बौड़ों के हाथों इतना शेर दलेर मार देना, ये इंतहाई बड़ा अलमिया था। और उसके बाद भी इनकी आंदरें ठंडी ना हुई। ये मुझे एक वाक़या याद आता है। एक दफ़ा भुट्टो साहब बड़े अच्छे मूड में थे, तो मैं सेक्रेटरी जनरल फेडरल मिनिस्टर होने की इसी से करीब तो बंदा हो सकता है ना, हालांकि मैं काफ़ी जूनियर भी था, लेकिन थोड़ा सा मुझे मैं जुर्रत थी, मैं बात कर लेता। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मेरे दिल में एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, आप कहते बोलो। मैंने कहा जी जो आपकी लीडरशिप दुनिया में इस वक्त है, दुनिया की लीडरशिप है, उसमें आपका फेवरेट कौन है? तो फ़ौरन उन्होंने कहा चू एन लाई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चाइना थे। अच्छा, अब चू एन लाई के बाद ये उनके आइडियल थे। और उसके बाद अब मुर्तज़ा हमें जब वो जेल में रखा गया 4-5 साल विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, और 302 का मुकदमा बना दिया। डॉक्टर गुलाम हुसैन ने 9 बंदे मारे। डॉक्टर गुलाम हुसैन सारी उम्र टीके ला के बंदे बचाता रहा, फाड़ के अंदर डाक दिता। ना ट्रायल ना कन्विक्शन, ना ट्रायल ना कन्विक्शन। आखिर वो हाई जैक जो इन्होंने कराया और वो ड्रामा, और उसके बाद हमने लिख के दिया हम नहीं जाना चाहते। ज़बरदस्ती हमें लाया गया, हथकड़ियों में लाया गया दमिश्क। और मैं कहा करता हूँ कि मेरा नाम है गुलाम हुसैन एंड आई एम ट्रू टू माई नेम। पुराने यजीदों ने भी अपने वक्त के गुलामा ने हुसैन को हथकड़ियाँ लगा के दमिश्क लेके गए थे और मैं भी वहाँ गया और आई प्रूव दैट आई एम रियली गुलाम हुसैन। और फिर वहाँ ईद आ गई, हमें एक होटल में इन्होंने रखा हुआ था, कुछ अरसे के बाद ईद आई, तो ईद पर मैंने एक नज़म लिखी, उसका शेर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कई दफ़ा दिल पर चोट लगे तो शेर अच्छे बन जाते हैं, और उसका अहमद फराज साहब ने यहाँ मुझे बड़ा थपकी दी और बड़ी उसकी तारीफ़ की। और वो था कि हाय कितनी दूरियाँ मजबूरियाँ लाई है ईद, बच्चे उधर हम इधर, बच्चे भी दूर, सब कुछ, और ईद आ रही है। हाय कितनी दूरियां मजबूरियां लाई है ईद, मैं यजीदी देश में दमिश्क, और मेरे हाय कितनी दूरियां मजबूरियां लाई है ईद, मैं यजीदी देश में, और देश में मेरे यजीद ज़ियाउल हक थे, गुलाम हुसैन थे। और अहमद फराज ने मुझे कहा कि डॉक्टर यार तुमने जोग्राफिया और तारीख को एक शेर में बंद करके रख दिया है। तो इस तरह होता है। एनीहाउ मैं समझता हूँ। अच्छा, मुर्तज़ा ने हमें रिसीव किया वहाँ, वो आई जैक जो जहाज़ हुआ, वो सारा ड्रामा आप जानते हैं, काफ़ी देर की बात है। तो हम कहते थे हम नहीं जाना चाहते, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें हथकड़ियों में ले आए, और फिर मुर्तज़ा साहब ने उस होटल में मुझे वहाँ ठहराया और बड़ा खाना वाना दिया। तो मैं नहीं उनको ज़्यादा जानता था, मेरा सलाम दुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट थे, तो हम दूसरे ज़रा सीनियर लोग थे, तो उनका मेरा ज़ाती नहीं था ज़्यादा। तो अच्छा, बल्कि उनका जुल्फ़कार का जो सिलसिला था ना, उसके भी मैं नहीं आमी था।
मेरा उनको ये मशवरा था कि आप काबुल में एक रेडियो स्टेशन कायम करें और उसके ज़रिए, आज हर छपरी में भी ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है, उसके ज़रिए आप मैसेज करें। और ये जो तरीका है, ये जो है, ये इसमें नफरत ज़्यादा मिलती है और ये हमारा पॉलिटिकल तरीका नहीं है। यानी आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। अल-ज़फ़ार जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने जज्बे में किया। वो एक आ जाओ सर, आगे आ जाओ, आइए जी, आइए। आइए मेरी जान, कैसे? अबीब जान साहब इधर मुझे पता है आज हम भी क्या कर रहे हैं। कैसे आप? माशाल्लाह, लुकिंग ग्रेट। कुछ गद्दी नंबर पे आप आइए सर, प्लीज। अबीब जान साहब, हेलो, प्लीज इधर आए ना। क्या हाल है जनाब? हाय, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सो मैं शुरू करूँ? जी सर। हाँ, मैं वो मुर्तज़ा साहब की बात सुनाने लगता था, क्योंकि असल में किताबों में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो सीना गज़ट होता है ना, जो बंदा का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा होता है। मेरा ख्याल है जानना भी आपको चाहिए, मुझे शेयर भी कराना चाहिए। तो उसमें मुर्तज़ा साहब से मैंने सवाल किया, मैं उनकी डेप्थ जानना चाहता था कि ना कितने पानी है पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो मैंने उनसे कहा कि मीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपके बाप के असली कत्ल कौन है? कोई कहता है ज़ियार मारे आग, उसने कहा ये किया, वो किया, वो किया। उसने जो बात की वो मेरे दिल पर लिखी हुई है। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बाप की कत्ल फ्यूडलिज्म है। मुझे पिछली याद आ गई भुट्टो साहब के साथ जो मेरा डायलॉग हुआ था। अच्छा, मैंने उसको कहा कि आप तो खुद फ्यूडल हैं, तो ये आप कैसे ठीक करेंगे? उसने जवाब दिया कि चूएल्लाई ने कैसे किया था। चूएल्लाई एक जागीरदार था, लेकिन नज़रियाती तौर पर उसने अपने आप को डी क्लास किया, मऊ का साथ दिया, लॉन्ग मार्च, बला बतर, इतनी कुर्बानियों देने के बाद उनका कामयाब हो गया। बहुत सारी कुर्बानियाँ लगी, लेकिन कामयाब होने के बाद उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने पहला काम ये किया कि फ्यूडलिज्म ख़त्म, अपनी जागीर ख़त्म, मुल्क में जागीरदारी ख़त्म। और उसका रिवार्ड अल्लाह ने ये दिया कि आखिरी सांस तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना रहा। वेरी गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जागीरदारी हमसे ख़त्म ना हुई, और जागीरदारी ने, उस निज़ाम ने, उस गंदे एक्सप्लॉइटेड निज़ाम ने हमें ख़त्म कर दिया। मुर्तज़ा का यही मिशन था कि यहाँ वो करना, चेंज लाना चाहता था। मैं जब पीपल पार्टी, उसकी ज़िंदगी में मैंने पीपल पार्टी शहीद भुट्टो नहीं ज्वाइन की, बल्कि मैं इनको समझाने की कोशिश करता था। जहाँ हमारे एक उनके सेक्रेटरी होते थे अपने राव रशीद साहब मरहूम, और वो इनके सेक्रेटरी जनरल थे, मेरे से पहले वो थे। तो उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त थे, वो हमारे साथ गवर्नमेंट में भी रहे वगैरह, अच्छे आदमी थे, और उन्होंने मुझे बड़ा ज़ोर लगाया कि ये तो सारे ऐसे ही हैं और एक्सप्लॉइटर हैं, ठग है, पैसा बना रहे हैं, ये नज़रियाती बंदा है, ये असली भुट्टो है, फलाना है, आप इधर आ जाओ। मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए इस बहन भाई की लड़ाई को ख़त्म करो, और मुझे डर है कि एक को कोई मार देगा, दूसरे के मत्थे लग जाएगा, ये सारा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। ये मेरी उस वक्त थी। मुझे उस वक्त ज़्यादा ख़तरा ये था कि खुदा न खास्ता बेनज़ीर को कोई अगर हादसा हुआ तो ये मुर्तज़ा के मत्थे लग जाएगा। हाँ, लेकिन वो उल्ट गया, लेकिन बात तो वो सच्ची थी। फिर मैंने इसके बाद इनको ये जवाब देने के बाद मैंने बेनज़ीर साहबा से टाइम लिया, और उनको मैंने पीडी में टाइम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, ज़रूरी बात है। उन्होंने कहा कल मैं लाहौर जा रही हूँ, तो आप आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा। मैं लाहौर गया, 1 to 1 हमारी बात हुई। मैंने उनको अर्ज़ किया, मैंने कहा ये जो आप झगड़ा चल रहा है बहन भाई का, ये बहुत हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हुआ है। लोग कहते हैं आपको ज़्यादा पता है, उसका भाई ये कह रहा है, उसका ये कह रहा है। खुदा के लिए इसको रिजॉल्व करो, और एक मैं सजेशन लेके आया हूँ, उस पर गौर करो। मेरी सजेशन उस वक्त ये थी कि बीबी आप ऐसा करें कि इस भाई को भी राज़ी कर लें, और साथ आप अपनी वालदा जो आपकी हैं बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, आप उनको सिंध का गवर्नर लगा दें। अगर लियाकत अली की बेगम गवर्नर लग सकती है सिंध की, तो भुट्टो साहब की क्यों नहीं लग सकती? इससे ये होगा कि डिफ्यूज़ हो जाएगा, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, सलाम वाले सलूट, तो कुछ ना कुछ आपका मामला करीब हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया, और कुछ अरसे के बाद ये मुर्तज़ा का कत्ल हो गया। अब कत्ल जो हुआ है, बहन की प्राइम मिनिस्ट्री हो और भाई का कत्ल हो रहा हो, और दिन दिहाड़े हो रहा हो, और 70 क्लिफ्टन के सामने हो रहा हो, और उसके बाद वो कातिल ना पकड़े जाएं,
ये इस किस्म के जो प्लान्ड मर्डर होते हैं उसमें यही होता है कि मारने वाला जिसके पास सारे सीक्रेट होते हैं उसको मार दिया जाता है। वो खा कैनेडी का हो, खा लियाकत अली का हो, खा मुर्तज़ा का हो, ऐसे ही हुआ। और इन्होंने उसको, उस सियाल को, इंस्पेक्टर जो था जिसके साथ पास सारे राज थे, उसको इन्होंने खुद मार दिया और कहा कि ये खुदकुशी कर गया है। उसके बाद मुकदमा जो कुछ हुआ वो सारी आप जानते हैं। और सबसे अखीर का ड्राप सीन ये था कि प्रेसिडेंट जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने तो उनके अपने दौर में वो जो कातल थे भुट्टो के, वो फिर बड़े बड़े ओहदों पर वो आईजी लग रहे हैं इस्लामाबाद और क्या लग रहे हैं, ये पीपल पार्टी थी। उसके बाद बेनज़ीर साहबा सुन लें, बेनज़ीर साहबा ने जब जो पहली दफ़ा वहाँ वाक़या हुआ कराची में, बंदे इतने शहीद हो गए, तो उसने उसके बाद स्टेटमेंट एक दी और उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी के साथ कुछ हो तो मेरे कातल हैं या मुशर्रफ या ये परवेज़ इलाही या एक और किसी का नाम लिया वो किसी, हाँ, एजाज। सो उन्होंने ये लिख के दिया हुआ है, रिटर्न है। और सरदारी साहब ने परवेज़ इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया अपनी कैबिनेट में। ये पीपल पार्टी है, लानत। सो इसलिए ये सारी सूरत हाल जो है इसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि ये खुद उस खानदान के कातिल हैं, क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं। जो कत्ल हो, पिंडा में जो कत्ल हो, वो पहले पूछते हैं इसका फायदा क्यों हुआ है, बेनिफिशरी कौन है और ये इसमें कौन बेनिफिशरी। अगर मुर्तज़ा जिंदा होता तो इसकी क्या वक़्त होती, अगर बेनज़ीर जिंदा होती तो उनकी क्या वक़्त होती। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या है। उसके बाद लतीफ़े मशहूर हैं। लतीफ़ा एक भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इनके बेटे ने इनसे पूछा कि अब्बा जी ये 5.5 साल हुकूमत भी रही है और असी मस्कीन हो गए हैं और देखो असी मुजरम नहीं फड़ सके। अब्बा जी ने कहा लतीफ़ा है, हकीकत नहीं, मैं लतीफ़ा तो उन्होंने अब्बे ने कहा शुक्र करो फड़िया नहीं गए कातल, नहीं तो तुम यतीम हो जाना। बाकी तुम आप सियाने। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। इन्होंने एक दफ़ा अखबार में शायद मेरे साथ अखबारी दोस्तों का कोई है थोड़ा रिश्ता, वो चस्का लाना हो ना जी कोई गल हो जी, तो मैंने पूछते डॉक्टर साहब की ख्याल है थे। इन्होंने जब अखबार में बयान दिया कि मुझे बेनज़ीर के कातलों को पता है, तो उन्होंने कहा कि पता है तो फिर बताएं। तो इन्होंने फिर बताया तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब की तबसरा है। तो मैं कहा यारो सच्ची गल की है, कोई तो मान जाया करो दी। किस तरह? मैं कह रोज़ शीशा नहीं देख रहा। सच्चाइयां नहीं छुपदियां, दा दपे का कुछ दिहाड़े होंगे, कड़ लो, ला लो, चुन लो, ना खाना नसीब होना है ना इत्थे भी। मैनू इनके वालद साहब मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे साथ है, मैंने रहे, फिर मेरी दोस्ती भी थी कोई थोड़ी बहुत ही, क्योंकि मैं वज़ीर था, मेरे साथ काम शाम भी ले लेते थे। उनको अपने उस ज़माने में पोजीशन कुछ भी नहीं थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा ये कहा फ़ोन करके कि तेरा भतीजा है, उसके सिर ते हथ रख, जो तू चाहेंगे हो जासी। मैं कहा यार मेरी उसकी सोच नहीं रलती, इस वास्ते मैं दुआ गुआ घर बैठे ही तो मैं जान शान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मैनू बचाया, अल्लाह इस वास्ते बचाया कि मैं अगर वो चख मारदा वो नाल चला जाता वजीर शरीफ तो बन जाना, लेकिन क्यामत तक जुत्तियां भी मेरी कबर ते पैंदियां रहनियां सन ना। सो तुहानू तौफीक भी रब देता है इन्हां बचण दा इस तरह। और खुदा दे फजलो करम असी पुट्टो दे छोटे जे सिपाही हाँ, लेकिन पुट्टो नूं उलामा नहीं दवाया। मैं वो उस जिले तो तलक रखता जिथे इन्हां दा टिकट ही कोई नहीं सी लैंदा। फिर ना सिर्फ टिकट बल्कि 70 विच भी 100% सीटां सारियां सूबाई, सारियां नैशनल, 77 विच भी 100% सारियां सीटां, और फिर 88 मेरा टिकट जड़ा है वो मुस्लिम लीग नूं दे दिता गया। मैनू इस गल की अज तक नहीं समझ आई मेरा कसूर की सी। मेरा सारा कसूर यह आ कि मैं अमरीका जियाओ लग जब दौरे ते गया सी तो उन्होंने के खिलाफ मैं 5 जलूस उत्थे कढाए सी अमरीका ते 5 कैनेडा च। काना सूर ना मजदूर जिया कुत्ता आया अज असी कोबरे का उसका शक्ल बनाई है पोस्टर और थले लिखा सी स्माइलिंग कोबरा, एंड आई मीन इट, आई मीन इट, आई ओन इट। और इसका ये दिया गया उस सेक्रेटरी जनरल को जो 5 साल जेल काट के आया है, जो तुम्हें पकड़ के सारे यूरोप में फिराता रहा है, और जो मैं तुम्हें उर्दू भी उस वक्त नहीं आती थी अनफॉर्चुनेटली, हमने तकरीर लिखनी रोमन इंग्लिश में वो टाइप करनी, वो इन्होंने पढ़नी, उसको अपने घर में टिकट ना दिया जाए, या मेरे पास वोट ना हो, या मेरे पास वफा ना हो, या मेरे पास कुर्बानी ना हो तो ठीक थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनों ने ही हमें अपने हाथों से सियासी तौर पर
कत्ल किया, उसके बावजूद हमने उनका साथ दिया। ये 88 की बात है जो मैं सुनाई है। 90 में दोस्तों ने मिला के हमारी सुलह करा दी, हम फिर सुलह कर गए कि अब इनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा है यार, इनसे लड़ना नहीं है, हमने इनको करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो उनके एडवाइज़र थे, ये उनके बीरबल थे, अल्लाह ताला उनको उन पर रहम करे, उनसे उनको बचाए। मैं बीरबलों और एडवाइज़र की बहुत आम रोल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी हिस्ट्री में देख लें, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके दौर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट हुई, एक्सटेंशन हुई, फतवात हुए, फैला इस्लाम दूर तक, 3-4 बरए-आज़म में फैल गया। जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बारी आई तो अफरा तफरी, जंगा, बगावतें शुरू हो गई। किसी साहबी ने कहा कि या हज़रत जब से आप आए ये मुसीबत पड़ गई है, तो ये क्या वजह है? उन्होंने कहा वजह ये है कि जब वो खलीफा थे तो हम मशीर थे, अब मैं खलीफा हूँ, तुम मशीर हो, तो इतनी बड़ी हस्ती भी मशीरों के हाथों हो सकती है। तो इनके मशीर, इनके तो बीरबल जो थे, रहमान मलक जाओ, बाकी दुश्मनों की ज़रूरत ही कोई नहीं। अल्लाह तेरी यार चबल कुत्ती तो गड़े जाती रख। सर फातिमा भुट्टो के वाले से कुछ बताइए। मैं अभी मैं बस तो नहीं की जी मुझे पता है, वो मैं कहता उस पर नहीं, उस पर रोशन। अच्छा, सो हम पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, हमारे लीडर ने हमें यही सिखाया है। हम वी आर नॉट सेलेबल कमोडिटी। अब हम अपने ज़मीर ने बेचते हैं, बल्कि हम जो लोगों ने एतमाद किया उसको करके दिखाते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से अपनी मुंह से मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन आप बाहर रहते हैं, लिहाजा मैं आपको शेयर करके बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है। जब मैं MNA बना उस वक्त जेल में इनका टिकट ही कोई नहीं लेता था। मैं मंडी बहुत दिन में मेरा अस्पताल था और मुझे कांटेक्ट किया गया और इस तरह फिर अंडर प्रेशर मुझे ये मैंने मानना कि हालांकि मैं चाहता था कि मैं आपको वोट भी दूंगा, मेरी उधर है वो एक हमने किसान कौंसिल बनाई हुई थी, अपने 22 गाँव हैं हमारे, जिसमें मेरा गांव भी है। उसमें मैं जब डॉक्टर था तो मैं जुमे का दिन वहाँ जाता था, उनको फ्री ट्रीटमेंट देता था। चार कैंप बनाए हुए थे और साथ मैंने किसान काउंसिल के तौर पर मेंबर बनाए, बड़े बड़े चौधराट, और उनको मैंने एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। ये 64-65 की बात है, उस वक्त पार्टी तो थी नहीं। लिहाजा जब ये 70 का दौर आया तो जो भी उधर टिकट यानी वोटों के लिए जाता था 22 देश में, तो उन 22 देश वालों ने बैठ के उन्होंने दुआ खैर रखी। पंजाबी में एक तरीका है कि ये कमिटमेंट होती है कि हमने इसको वोट देना है या नहीं देना। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर गुलाम हुसैन हमारा बेटा है, पढ़ा लिखा है, हमारी फ्री खिदमत करता है, इस दफ़ा हमने वोट उसको देना है कि जिसको डॉक्टर गुलाम हुसैन कहेंगे। मेरा अपना तो कोई इलेक्शन लड़ने का ख्याल ही नहीं था, ना ही मेरे पास वो दौलत थी, ना बैकग्राउंड थी। मैं तो एक कामयाब डॉक्टर था और वो तो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। आई वॉज लीडिंग प्रैक्टिशनर ऑफ द एरिया। सो फिर भुट्टो साहब ने बुला के मुझे डांटा भी, रगड़ा भी लगाया और आखिर मुझे उनका टिकट मानना पड़ा। पहले फजल साहब को भेजा, फिर उसको तो मैंने टरका दिया, लेकिन भुट्टो साहब की पेशी हुई तो मुझे लेना पड़ा। लेने के बाद ये मजाक कर रहे थे, ये हमारे जागीरदार, वो हमारे जो पुराने अंग्रेज़ों के टाउट नवाब, उन नवाबों ने कहा गया है देखो साढ़े को गजनफर अली आ रहा है, चौधरी जहूर अली आ रहा है, आ गया ने जमर गाला तो कोकन बैर खाने सानू करन के। फिर हमने अल्लाह के नाम लेके कंपेन चलाया, जेलों में हमने अपना कैंप बनाया और उसके बाद वहाँ से शुरू हो गया। लोगों ने बेपनाह हमारी साथ दिया, लोगों ने शुक्र किया कि हमारे तबके से कोई बंदा सामने आया है। और उसके बाद 2 महीने कंपेन करने के बाद फिर फ्लड आ गया ईस्ट पाकिस्तान में और 2 महीने का वो एक्सटेंड हो गया। और आपको पता है एक दिन होता है ना जो इलेक्शन का, वो लाखों लेता है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वो सारा कुछ हुआ। लोगों ने बेपनाह हमारा साथ दिया और अल्टीमेटली हम कोई कोना खुजा नहीं रह गया था जेल में जिसमें हम नहीं गए। और रिज़ल्ट आपको हैरान हो जाएंगे सुन के कि मेरे 58,000 से ज़्यादा वोट थे। और चाचा रासफ खान, मैं उसको चाचा कहता था, मेरे वालिद साहब की दोस्ती थी और वैसे भी वो बुजुर्ग आदमी थे, तो चाचा रासफ के 23,000 थे। ज़रा डिफरेंस देख लें। और जब रिजल्ट आए ना सारे, तो मैं क्या चाचा रासफ खान कोई तांदली शांदली हुई है तो फिर लड़ पईए, तो कहते उधरों चाचा आखते उधरों चढ़ा कपने। मैं क्या चाचा तो तू है पर है अबू जेल, वो भी तो चाचा ही सी। सो सिर्फ चाचा होना काफ़ी नहीं। सो इस तरह करके अल्लाह ने मेहरबानी की। भुट्टो वाज वेरी हैप्पी विद मी। टेलीग्राम मुझे आया, वेल डन डॉक, कांग्रेचुलेशन। और फिर मुझे एडवाइज़र टू गवर्नर बनाया गया और वहाँ मैंने काम किया और मैंने जाके लिख के दे दिया कि मैं तनख्वाह एज ए एडवाइज़र भी नहीं लूँगा। मेरा दफ्तर उसमें था, गवर्नर हाउस में था, बाकी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह, लेकिन मैंने तनख्वाह नहीं ली। मैंने कहा
जो कुछ लूँगा जेलम के लिए लूँगा। और उस वक्त पीपल वर्स के प्रोग्राम चलते थे डेवलपमेंट के, और हर कैबिनेट का मेंबर अपने ज़िले का इंचार्ज होता था। मैं जेलम का था, उस वक्त चकवाल भी हमारे साथ था। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे गाँव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। मेरी बड़ी हम्बल ओरिजिन है, और अल्लाह की मेहरबानी से 3 मील पैदल चल के रोज़ जाना, 3 मील आना। ये आसफ जंजुआ साहब का जो घर है चक्री, वो वहाँ मिडिल स्कूल था। 22 गाँव में सिर्फ एक मिडिल स्कूल। वहाँ से अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं फर्स्ट आ गया, मेरा स्कॉलरशिप लग गया। फिर लाहौर में मुझे दाखिला मिल गया, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज और KE कॉलेज, और थ्रू आउट मेरी अल्लाह ने बड़ी मदद की। और मेरा ये ईमान है उस मिसरे पर कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हिनाबंदी। हाँ, आप किसी ज़मीन में भी हों, लेकिन मेहंदी आप फूल को नहीं लगाते, अल्लाह लगाता है। सो ये सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं, कोशिशों और अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है। मेरा उसमें कोई नहीं, लेकिन जिस दायरे में मेरा ईमान है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और बी एंड द राइट, हक पर हक का साथ दो, और जिस दायरे में अल्लाह ने तुम्हें पुट किया है टू द बेस्ट ऑफ योर ऑनेस्टी एबिलिटी, अपने फ़र्ज निभाने की ऑनेस्ट एफर्ट करो, नतीजे खुदा पर छोड़ दो। बस सो फार सो गुड। मैंने ऐसे ही किया। और उसके बाद जब हमारे दो दफ़ा मैं वज़ीर बना, एक दफ़ा फेडरल मिनिस्टर था, एक दफ़ा पंजाब की गवर्नमेंट था, और उसमें मैंने सबसे पहला ये काम किया कि मैं खुद 4 अखरां दी पैदावार हाँ। तालीम ने मुझे जो कुछ बनाया है, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी जहालत है, उसके ख़िलाफ़ मैंने जिहाद के तौर पर काम किया। और उस ज़िले में जिसको बाई डिज़ाइन जेल रखा गया था, बाई डिज़ाइन इसलिए जेलम को जेल रखा गया था कि यहाँ से फ़ौज चाहिए, और अगर ये पढ़ लिख गए ज़्यादा तो ये और महकमों में चले जाएंगे। सो ये साजिश थी, और ये बरतानिया के वक्त से लेकर अब तक जारी थी। उसके खिलाफ बस ही माफ़ करना, कोई नाराज तो नहीं हुआ? अच्छा, मेहरबानी। पानी पाना। सो मैं ये अर्ज़ कर रहा थी, उस तो बाद मैं की था, मैंने अपने ज़िले की कोशिश की कि मैं कम से कम एक नमूना पेश करूं। जितना मेरा बस चलता था वही करना था ना। मैंने एजुकेशन के चीफ़ को, अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ़ को बुलाया। मैंने कहा भाई मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि हमारे ज़िले में कितने हाई स्कूल है, कितने कॉलेज है, कितने मिडिल स्कूल है, प्राइमरी वगैरह, या सारा स्टैट्स। और मुझे आज भी याद है, उसने मुझे बताया कि हमारे 18 हाई स्कूल हैं गवर्नमेंट के, और बाकी प्राइवेट इससे भी ज़्यादा हैं। और फिर मैंने 72 से लेकर 74 तक 2 सालों में 18 हाई स्कूल और बनवाए। 1972 सालों में बने, और दो सालों में 18 और बने, तो फ़र्क तो है ना ज़्यादा हो। फिर 158 मिडिल स्कूल, और तकरीबन 250-300 प्राइमरी स्कूल, 4 कॉलेज जेलम दे विच बने। और अज जाके इंटरनेट ते देख लेना कि वो ज़िला जदी 21% भी नहीं सी। ओए नज़र लाती नहीं ना, बड़े डाटे। खैर, आई एम सॉरी यार। ओह यार, मैं मेरे तो पर दूर ही रखा करो। साडा बाबा तो अपने माइक में उड़ा दिंदा सी, ते ओदा पता शगिर्द दा छोटा जिहा मैं। अजकल शहबाज शरीफ ही करदा तो है, पर असल होंदी है, नकल होंदी। अच्छा बस ठीक है जी, रहने दो, लीव इट प्लीज़, लीव इट बस, ठीक है, ठंडा ही होया, कोई नहीं, आग तो नहीं ना लाई, पानी पाया ना, खैर है। अच्छा, सो मैं ये अर्ज़ करते सी कि ये मेरी मेहनत का ये नतीजा है कि इनिशिएटिव जो वो लिया गया। और भी बड़े काम हुए, मसलन सड़कों, बिजली, ये वो, अस्पताल 5 बनाए, ये वो, और फिर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई, वो 50-60 फैक्ट्रियाँ लगी जेलम। ये सारियाँ अपनी जगह हैं। एक दफ़ा मैं भुट्टो साहब नाल जरा बड़े किसी मूड से होंगे, तो फिर गल भी सुन लेंगे, नाल मेरी जरूरत भी आई कि मैं गल कर भी लेंदा, वरना उन्होंंने सामने गल करनी भी एडा सौखा नहीं सी होंदा। मैं हुण गल्लां तो बड़ियां सी हुण करदे हां, उसलिए मैं कर रहा। तो मैं एक दफ़ा गया, मैं क्या सर जेलम ने तुहाडा की कसूर किया है? क्या हुआ? मैंने कहा जी पानी जो है वो दरिया जेलम, नाम उसका जेलम है, वो आप ले जाते हैं, हमें 1 सिप्पी भी ना मिलते, और जेलम का जो नमक है वो सारी कौम खा रही है, हलाल को नहीं करता। बॉर्डरों पर 1/3 जो हमारी फ़ौज है, और उसका खून हम देते हैं, लेकिन जेलम का कसूर क्या है, इसका ये असर हो रहा है, चाहते क्या हो? भुट्टो साहब कहने लगे। तो मैं क्या चाहता, मैं ये हूँ जनाब कि फ़ौजी इलाका है, जब फ़ौजी फिर हमारे वापस आते हैं घरों में पेंशन लेके, तो नौकरियाँ ढूंढने पड़ते हैं, और तज़ीली लोग खार होते रहते हैं, कोई चपरासी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट ये बना दें तो प्रोडक्शन कौम के काम आएगी, नौकरियाँ उनको मिलेंगी, आपको भी अंदर आपका नाम होगा और मेहरबानी होगी। उसी वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी को बुला के कहा कि ये इट विल बी डन,
एज अर्ली एज पॉसिबल। वहाँ 100 फैक्ट्रियों का प्लाट बने हुए हैं, 60 फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। ये भुट्टो के काम है। फिर सुई गैस, फिर और बेशुमार चीज़ें। 13,000 बंदे तो मैंने भर्ती की थी, मेरे फौजियों ने मुकदमा बनाया कि इतने बंदे भर दे खर्च छड़े बह के जनाब रिश्वत ली है तो मुजरम जे उन्होंने मैरिट नहीं तो मुजरम कि नहीं पीपल पार्टी सारी भर्ती कर ली। मैं कि सारी नहीं पर मेजॉरिटी वो की है। मैं कि जनाब तुसी इसलिए ब्रिगेडियर साहब इसलिए तुसी जज लगे हो इस कोर्ट से, जरा ये तो मैंने दसो कि तुसी सारे कौम के हाकम हो, तुसी फौजियां तो क्यों अदा कराया किया, सारी कौम का क्यों नहीं किया। मैं क्या तुसी सारे दे हाकम होना, सारे करना चाहिए। मैं क्या ये जुर्म है जो तुसी कर रहे हो। पीपल पार्टी की हुकूमत होएगी तो पीपल पार्टी को रियायतां मिलणगियां, असीं इन्हां नूं क़यामत वाले दिन भुक्खे जाने। और तुहाडी हुकूमत होएगी तो तुसी फौजियां दा अदा कराया कित्थे है। तो कहते यार डॉक्टर तुम्हें तो वकील होना चाहिए था। मैंने कहा आई एम प्लीडर ऑफ माई नेशन, आई एम प्लीडिंग द केस ऑफ माई नेशन। और फिर अल्लाह की फजलो करम से सारा झूठ। और फिर मैं वहाँ से भी बरी हुआ। मैं तो हर अदालत से अल्लाह की मेहरबानी से बरी हुआ हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं था अंदर से, क्योंकि मैंने ज़मीर फरोशी की नहीं। मैं तो जेल में भी कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं नींद ना आई जब मुझे फिक्र होती। 302 लगी हुई है। डॉक्टर गुलाम हुसैन ने 9 बंदे मारे। डॉक्टर गुलाम हुसैन सारी उम्र टीके ला के बंदे ठीक करता रहा, इन्हें फड़ के अंदर ढक चढ़िया। और ना ट्रायल ना कन्विक्शन डके है। और फिर असी फिर उधर चुक के बाहर मारिया। खैर बहरहाल असी भुट्टो के सिपाही हाँ। मुर्तज़ा का कतल निहायत घिनौना जुर्म सी। और ਉਹਦੇ खुरे ਜਿਹੜੇ सन वो इन्हों के घर जाते सी। और मैनू सारे पुछते हैं कि तुसी जनाब ये दसो कि बेनज़ीर के कौन कातल। मैं क्या मुर्तज़ा के कातल ढूंढो वो ही इन्होंने बस, क्योंकि बेनीफिशरी जोड़े हैं उन्होंने फड़ो ना जाके। बाकी रह गया जिसले बीरबल वो होवे जो ज़िया के टुकरां दे पलिया है और जो हर जे देखता चमचा रहा है वो इन्हों का करीम तरीन है। क्यों करीम तरीन है? इंटीरियर मिनिस्ट्री बुरी तरह फेल हुई है। तालिबान का रौला उस जमाने इनू क्यों नहीं उतारिया गया? नहीं उतार सकते क्योंकि कानून कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है। उस तो भी मैं वैसे कहना तो नहीं चाहता, पर पता नहीं तो चंगा लगे जाना, लेकिन हकीकत दस देनी चाहिए। मैं जाके उथे सियालकोट एक हमारा जलसा हो रहा था, पीपल पार्टी शहीद भुट्टो से एक हाल भरा हुआ था। तो मैंने कहा यार मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है, मैं तारीख के सामने झूठ नहीं बोलना चाहता, अगर सच है तो हाथ खड़े करना और झूठ है तो फिर तुसी ना करना। और वो शेर थे कि ना रहमान है ना तू मलक है, तुझे जानती सारी खलक है, तू सियालकोट का हजाम है, तेरा लूट मारी काम है। अच्छा उन्होंने 2 हाथ खड़े किए, एक नहीं 2। मुकर्रर अरशाद कविता है। तेरा काट छांट ही काम। अच्छा यार बस काफी एक बार अच्छा खैर वो यही था कि ना रहमान है ना तू मलक है, तुझे जानती सारी खलक है, तू सियालकोट का जाम है, तेरा लूट मार काम है। जरा जरूर करना उस तरह तेज करी रहे ना। खैर इस तरह बिलावल भुट्टो जरा जरदारी अगे ना लिखा, बिलावल भुट्टो बुलाया। मैंने इस तरह ग्राफ्टिंग नाल तो ज़ाता नहीं ना बदलती यार। जो फातिमा भुट्टो इतने मौजूद है, असली है, जैनुअन है, सेमेटिकली जिंदा, तो तुसी जालसाजी क्यों करते हो? इन्होंने जिसले वो बनाया तो फिर उस पर भी मैं पख लाया थोड़े जहा, मैंने है कोई अंदरों मैं कोई शायर की तरह जाग पैंदा। इन्होंने जिसले बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं क्या अगर जनाब ही लिख लो पंडी मुक्का सारी। और दूसरा मिसरा ऐसी बिलावल भुट्टो जरदारी, जरा ये तो दस तेरी माँ किने मारी? हाय आज तक जवाब नहीं आया। हमें हमदर्दी है उसके साथ, ये वो खुद होस्ट है। अगले दिन उसने बयान नहीं दिया अपने, उसके जो मशीर आला बने हुए हैं ज़फ़र अली गिल, उसका आपने पढ़ा है? उसका देखे ना वो क्या कहता है। वो मैं नहीं कह रहा, वो उनके घर का बंदा उसका चीफ एडवाइजर कह रहा है, तो वो गलत कह रहा है। तो इसलिए जनाब ये सारा जो है ना ये अब खुलना चाहिए कि कौन क्या है। इनको शीशे दिखाने चाहिए और इनके लूटी हुई दौलत जो कौम की लूटी हुई है वापस आना चाहिए। सारी दुनिया में रिश्वतें होती है, सारी गवर्नमेंट करती है, कोई भी या पारसा नहीं है, इंडिया में भी है, लेकिन वो लूट के वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई अपनी कौम को फ़ायदा होता है। ये तो लूट के ले आए हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनके दिमाग में ये है कि पाकिस्तान नहीं बचेगा, हूँज लोग जो कुछ है तो होंगे ते मोहबे वतन।
ये हुकूमत के काबल हैं, ये वोट देने के काबल हैं, इन्होंने ठग्गां नूं तुसीं वोट दोगे। यार मैं आखता हूँ ना कि गढ़दे असी बीजते असी तुम्हें हाँ और फिर दुआ करते या अल्लाह दुआड़े ला दे। कदे इस तरह हो सकता है? एज यू सो शैल यू रीप। तुम्हें गढ़ कर दुआने नहीं ला सकते। इस वास्ते वोट देने लगे हम होश रखा करो। ये वोट वही है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद नूं नहीं दिता कि तू बेशक हुकूमत कर, असी मुल्क छोड़ देंगे हाँ सब कुछ, लेकिन तेरे हथ बैत नहीं कर सकता। वोट बैत है, वोट हके हुक्मरानी है। हके हुक्मरानी चोरों को देखो तो डाकूक्रेसी हो गई ना, डेमोक्रेसी कहाँ से आ गई? इसलिए ये वोट का सही इस्तेमाल कौम का काम है। आप बाशऊर आदमी हैं, इनको समझाएं और इसका सही इस्तेमाल करें। मुझसे पूछते हैं लोग कि डॉक्टर ये सारा जो स्यापा है इसका हल की है तेरे को? मैं कि हल मेरे को पर्ची है, पर्ची सही तरह इस्तेमाल हुआ तो बाकी ठीक है, मैं डेमोक्रेटिक माइंड हाँ, लेकिन मैनू डर है कि अगर पर्ची सही इस्तेमाल ना हुई तो फिर बर्छी इस्तेमाल होएगी। और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे रहील नूं अल्लाह देवे तौफीक कि वो इस चीज़ को रोक लवे और रोकेगा, क्योंकि वो जेनेटिकली हिस्टोरिकली और अपने ज़ाती तौर पर ये प्योर सोल्जर, हिज कंडक्ट इज़ एक्सीलेंट। और मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में अल्लाह ने उसको भेजा है पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसकी मदद होनी चाहिए। हमने मार्शल लॉ बहुत भुगताए हैं, रगड़े भी खाए हैं, 5 साल जेल भी काटी है। असी उसको हमने जो मार्शल लॉ या फौज को नहीं हम कर रहे, हम सच्चाई को साथ दे रहे हैं और वो सच्चा है। उसने शुरू किया तो अपने जर्नैलों को रगड़ा लगाया, बाकियों को भी लगाए, और मुझे पता है कहाँ से शुरू होगा कहाँ ख़त्म होगी बात। अभी कुछ दिन ला लो दिहाड़ियाँ तुसीं लाहौर दे तख्त है, थोड़ी वारी भी आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जितने मगरमच्छ पड़े हैं ये सब का निकलना पड़ेगा और आप उनका साथ दें ताकि ये निकले। बैरून मुल्क भी अंदरून मुल्क भी इन्होंने बहुत लूटा है। ये लूटोक्रेसी की हामी है, कोई आपके वोट के हकदार नहीं। ये पाकिस्तान के दुश्मन है और पाक भुट्टो के दुश्मन है, भुट्टो के ख़ानदान के कातिल हैं। लिहाजा इस चीज़ को अच्छी तरह रखें। और मुर्तज़ा की अज़मत को हम सलाम करते हैं। उसको बेगुनाह मारा गया, उसको सड़क पर रखा गया और वो बच सकता था। लोग गाँव से भी अगर ला के कोई लाता तो उसकी ब्लीडिंग बंद हो सकती थी, लेकिन ही वॉज शॉट टू बी किल्ड। और वहाँ जब मर चुका तो फिर वो अस्पताल ले गए ये ड्रामा करके, और फिर उन कातलों को इन्होंने प्रमोशनें दे दी। सो इसलिए हमें पूरा पता है कि किसने मारा है और कौन बेनिफिशरी था। आज वो जिंदा होता तो इसकी क्या हैसियत थी, और उसके बाद आज बेनज़ीर जिंदा होती तो इसकी क्या ज़रूरत थी। ये सारा सूरत है। बेनज़ीर ने कहा था कि मैं अगर मरूँ तो मेरे कातल मुशर्रफ हैं या वो क्या परवेज़ इलाही हैं और एजाज शायद, हाँ, तो उनके पर उसका बेगम साहबा वाली भी बात बताएं ना। अच्छा, उसके बाद और सुनो, उसके बाद उन्होंने आपको पता है कि इसने उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया परवेज़ इलाही को। हैं ये पीपल पार्टी है, ये भुट्टो साहब से वफा है। असली कातल तुमसे पकड़े नहीं गए, और जो भुट्टो बेनज़ीर जिसको निशानदेही करके उनको तुम प्राइम मिनिस्टर यानी नंबर 2 बना रहे हो। नंबर 2 तो वो हैं, लेकिन नंबर 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होना चाहिए। जरदारी साहब, ये तुमने जो मुफाहमत की सियासत का दौर डाला है ना, ये मुनाफकत की सियासत है। ये मुफाहमत नहीं, ये बगैरती है, ये कंप्रोमाइज़ है, ये मुफाद की सियासत है, ये अवाम की सियासत नहीं है, ये भुट्टो की लेगेसी नहीं है। ये तुमने नया घड़ा है, एक फ्रॉड है जी, कि तू भी सच्चा, आज तू ला ले फिर कल मैं ला रहा हूँ। ये सारा जो चक्कर है अब एक्सपोज हो चुका है। मैं मीडिया को सलाम करता हूँ कि मीडिया वालों ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। और आज की जो दुनिया है वो मीडिया और मनी की है, और मीडिया आपका जो है वो घरों में दाखिल हो गया है। जलसे भुट्टो साहब के भी 5-5 लाख के होते थे, लेकिन आज तो 5 करोड़ के उनके जलसे सुनता है। आज तो बात जो टीवी वीडियो पर उधर आ जाती है, इमरान खान हो या कादरी साहब हो, कादरी साहब ने सारा इन लोगों वहाँ बैठ के पढ़ा दिया लोगों को। हाँ, अपना कुछ भी है किरदार, लेकिन काम तो हो गया, लोगों तक तो बात पहुँच गई, लोगों सामने एक्सपोज हो चुके। अब कोई भुलेखा नहीं किसी को कि ये कौन है, इसकी असली सूरत क्या है। और इसके बाद ये कौम का भी फ़र्ज़ है कि सच्चों का साथ दें, सच्चाई की पॉलिटिक्स लाएँ जो अगर बचना है, और उसमें सोशियो इकनॉमिक जस्टिस इनका हदफ होना चाहिए। और जदल ख़त्म होगा तो अदल आएगा, अदल नहीं होगा, अगर इंसाफ नहीं होगा तो जदल ही रहेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, और चॉइस इज़ योर्स, अदल या फिर जदल। इसलिए मेरे भाइयों, आप यहाँ बावसाइल भी हैं, बाशऊर भी हैं, और डेमोक्रेसी असली को देख रहे हैं, उसके फ्रूट भी खा रहे हैं। मुल्क में भी डेमोक्रेसी हो तो हमारा मुल्क अजीम बन सकता है। हमारे मुल्क की बेहतरीन लोकेलिटी है, उसका जोग्राफिया तो देखो, दुनिया की आधी आबादी तो उसके हमसाए में बैठी हुई है।
कोई चीज़ तुम पैदा करो, उसके गाहक कितने हैं? 1000 मील कोस्ट है, उसको अभी एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया। वहाँ K2 है, सारे मौसम हैं, लोग इतने बहादुर हैं, इतने अच्छे हैं, इतना उसमें टैलेंट है। यहाँ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहे हैं और कैम्ब्रिज में फर्स्ट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं। टैलेंट इज़ देयर, उसको मौका नहीं दिया गया और मौका अदर ही देगा। सोशियो इकनॉमिक जस्टिस जो है वो अदब होना चाहिए। इसलिए मैं क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट हूँ। सिर्फ फसाद है इस रूलिंग क्लास का, इन ठगों का, इस डाकूक्रेसी का, इसको कन्वर्ट करना है। और ये अल्लाह ताला ने जो शरीफ साहब को बेचा है, इसके जीन्स देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, इसका काम देखें, इसका कंडक्ट देखें। वो यही नहीं करता जो बाहर जाके भी मिलता है किसी से। ये तो ऐसे होते हैं जनाब, उन्होंने मुजारे कम ही आ गए। ये जनाब पर्चियां वेख के पढ़ के गल्लां करते और फिर पर्चियां तमीज़ नाल जेब विच भी नहीं पा सकते। कदे इधर पांदे, कदे इधर पांदे, कदे फिर पिछे जा पाते। मैं शर्म नाल मानना मैं कि ये साढ़े लीडर। और उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो निक्सन के ज़माने में वो गया, फॉरेन मिनिस्टर था यूब साहब के वक्त, और निक्सन ने आधा घंटा उसको टाइम दिया और बात आधा घंटा नहीं 2.5 घंटे चली। और उसने आखिर में कहा कि मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तुम इतने जीनियस हो, इतने ज़हीन हो, अगर तुम अमेरिकन हो कहते तो मेरे फॉरेन मिनिस्टर होते। उसने कहा नो सर, मैं प्रेसिडेंट होता। हमारा लीडर जो है वो लीडर था, ये गीदड़ हैं। हम उसके सिपाही हैं और उसकी अजमत को सलाम करते हैं। उसने मौत को कबूल किया, इनके आगे हाथ नहीं फैलाया और इनके आगे नहीं झुका। बेनज़ीर के कत्ल का दिली दुख है, लेकिन बेनज़ीर के साथ जो साथी रहे थे ना, वो बेनज़ीर ने भुट्टो के साथियों को परे किया और उनके घेरा डाल लिया दूसरे ने। कोई पांडे माजदी लीडर बन गए, कुछ कर गए, तो आपको पता ही सारा। और उसका बेड़ा गर्क फिर ऐसे हुआ। और इसके बाद ये जरदारी साहब आए थे, इन्होंने बेनज़ीर के साथियों को छुट्टी करा दी। मुकाफ़ात अमल है। और इनके पास जो हैं वो तो मैंने पहले बयान कर दिया। इनका बीर बल जो है वो रहमान मलिक के दुश्मन की लोड़ ही क्यों नहीं बन। रहमान मलिक को गिरफ्तार किया जाए। मेरी गुजारिश आपको ये है, आप बावसाइल हैं, बाशऊर हैं, आपने जहाँ देखा हुआ है, आप मेरे मैं कुछ पता नहीं की आज़ाद करूँगा मैं की करिए गरीब जो है। बेगम साहबा के बात बता दें। अच्छा बेगम साहब, सर इन्होंने खान साहब ने एक मुझे बात याद कराई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब कत्ल हुआ मैं बताता हूँ। कत्ल होने के बाद बड़ी बेगम साहबा, बेनज़ीर साहबा, नुसरत भुट्टो साहबा उनके पास थी, ये अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सारी दुनिया रो रही थी, वो भी रो रहे थे, मैं भी गया। और वो जरदारी साहब को तो मैंने पहचाने नहीं, मुझे इनकी गायब थी। सच्ची बात है, नहीं वो नज़र मैं क्या कौन है वो जिला बोलिया, फिर मैंने समझ आई। तो बड़ी बेगम मेरे गले लगा के क्या, डॉक्टर मेरे बेटे को जरदारी ने कत्ल किया फ्रॉम मार्सेस माउथ। और फिर हम क्या उसके साथ कैसे रहते? हमने उसी दिन फैसला कर दिया कि हम इनके साथ नहीं काम करेंगे, हम भुट्टो के साथ ही हैं। भुट्टो के बेटों के कातलों के साथ कैसे चल सकते हैं? और हमने छोड़ के पीपल पार्टी शहीद भुट्टो ज्वाइन थी। ये छोटे छोटे बच्चे थे, उधर इक़्तिदार भी नहीं था, लेकिन हमने वफार निभाई, आज भी उनके साथ हैं। अब रहा फातिमा का साथ जो आप फरमा रहे थे, फातिमा भुट्टो में वो अहलियत है, बिल्कुल, उसमें 4 किताबों की वो ऑथर है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका ग्लोबल जो स्टेचर बना हुआ है, आप जानते हैं 50 यूनिवर्सिटी ने बुला के उसको एड्रेस किया है। और आप सिडनी में पिछले दिनों सीनियर जर्नलिस्ट का एक मीटिंग हुई, उसमें इसको भी बुलाया गया। और इसने जो तकरीर की 35 मिनट की, आप ज़रा वो इंटरनेट या यूट्यूब पर उस पर देखें और आप हैरान होंगे। मैं ख़ुद बड़ा मुतासर भी हुआ, वो भुट्टो बोल रहा था और इतनी ज़बरदस्त उसकी वो स्पीच थी और इतनी उसमें फ़्लो थी कि ज़बरदस्त। और उस मजमे ने 15 मिनट उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दी। सो शी इज़ द जेन्युइन पीपल पार्टी, शी उसको असली वो भुट्टो है। और इंशाअल्लाह ताला जब से वो आ गई मैदान में, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ अभी तक एक्सीडेंट है, पता नहीं उसको डराया गया है कि मरने का या कुछ है। लेकिन ये लीडरशिप फिर ऐसे तो नहीं होती। अबव एवरेज आप करज ना हो, फरासत ना हो तो लीडरी तो नहीं होती। एवरेज तो लीडर नहीं हुआ करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी उससे अपील है, पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ करें वो आ जाए। जिस दिन वो आ गई मैदान में, हम उसको कहते हैं जलसों में भी ना जाओ, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बार को एड्रेस करो, बस काफ़ी है, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। वर्कर जो हैं हज़ारों के हिसाब से इनसे बददिल लोग के घर बैठे हैं और बेशुमार लोग जो है इलेक्टेड भी, और उस वक्त के वो चाहते हैं कुरान पर हाथ रख के हमें कहते हैं आज फातिमा आए तो हम उनके साथ हैं। लेकिन ये हम देखते हैं कब आएगा। जरदारी साहब के वक्त हमने उनको कुछ नहीं कहा कि हमें अगर वो उसके साथ कुछ वाक़या हो गया, और एक्सपेक्टेड तो था ना,
तो फिर हम उसको जवाब लोगों को क्या देंगे? लोग कहेंगे अब चिट्टे सरियाला मरवाती कुड़ी। लेकिन अब वो खुद जान बचा रहा है, अब क्या है? इस वैक्यूम को फिल करे। शी इज़ दी नीड ऑफ द आवर। ये पब्लिक डिमांड है, पब्लिक डिमांड को पूरा करना चाहिए। और उसकी ये मुल्क की ज़रूरत के अलावा उनकी अपनी ज़ाती ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर वो उनके पीछे बैक पर पॉलिटिक्स की कुव्वत ना हुई तो उनके मुरब्बे भी खतरे में हैं। इसलिए आप भी और मैं भी उनको हम अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करके मान जाएं और आप पे सारी अहलियत है और असली तुम आप भुट्टो और असली भुट्टो की ज़रूरत है इस मुल्क में। और उस भुट्टो के मिशन और मकसद को तुम पूरा कर सकती हो। और तुम्हारी सोच भी बड़ी पॉजिटिव है, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम भी कोई नहीं है। इस करप्शन को भी ठीक कर सकती हो, भुट्टो के मिशन को भी अचीव कर सकती हो। और उस मुर्तज़ा को मैं समझता हूँ, मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में अपील करता हूँ कि आप जो शोधा हुए हैं ये उसमें हवाई कॉलोनी में पेशावर बेस पर, उसके लिए एयर बेस पर, और उसके बाद मुर्तज़ा के लिए, और मेरी एक माँ, बड़ी प्यारी माँ महबूब साहब की वालदा है, वो भी दुनिया से चली गई हैं। इन सब के लिए दुआए खैर करें और एक दफ़ा अलहम्द शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़। हबीब जान दा पाइफोत है उदे वास्ते, ठीक है? हबीब जान साहब आपको भी ताज़ियत, दिली ताज़ियत। इनके भाई के भी ये मुश्तरका आप दुआ फरमाएं और अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह खैर बरकत, या अल्लाह नसीरक बिरकना माफ बातिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार फ़क़िना मिनश्शर्रि व क़िना मिज़ान सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर मुहम्मद अजमईन आमीन। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहन, आपका शुक्रिया आप आए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरा ये अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है और मेरा नारा 25 साल से ये है कि स्टेटस को मस्ट गो। अगर पाकिस्तान आप रखना चाहते हैं, स्टेटस को ख़त्म करना पड़ेगा और यही मेरा नारा है। और आप भी करें, स्टेटस को स्टेटस को स्टेटस को बस। स्टे, मेरी तरफ से ये है, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।